हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें मैंने आपको एल्केन्स पूरा करा दिया है। एल्केन्स का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, उसकी बनाने की विधि, उसके क्या-क्या गुण हैं, जिसमें हमने भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके अलावा क्या-क्या उसके यूजेस हैं, ये हमने अब तक पढ़ लिया है। ठीक है? और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कीन्स, हाइड्रोकार्बन्स का ही टॉपिक है, जिसमें हम एल्कीन को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सिलेबस में प्रॉपर्ली मेंशन है। आप चाहे तो लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन, लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस या फिर एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और मान के चलिए कि इस टॉपिक के आस-पास से क्वेश्चन बनेगा। आज जो हम एल्कीन्स की प्रिपरेशन, बनाने की विधि पढ़ेंगे, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं। वहाँ से कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, बेसिस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करता हूँ एल्कीन्स को। तो एल्कीन आप सभी जानते हैं, इनका जनरल फ़ॉर्मूला CnH2n है, डबल बॉन्ड है। एल्कीन में हम जानते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड है तो उसके हम जानते हैं जो सफिक्स होता है उसमें ईन आता है ना? एल्क मतलब कार्बन और ईन मतलब उस पे डबल बॉन्ड। हमने ये भी देखा था, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, है ना? तो देखो जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, क्लास नंबर 1 से देखिएगा, तो आपको कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। डायरेक्ट यहाँ आए हैं, तो इस बेसिस पे देखिएगा वीडियो को कि हाँ जी, आपको जो है ऑलरेडी इतना बेसिक नॉलेज तो के बेस बिल्कुल हम बेसिक वाला पढ़ रहे हैं, इतना हम सभी को पता भी होता है। बट किसी को कोई भी डाउट है ना, क्लास नंबर 1 से ही देखना शुरू करिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर से देखना शुरू कीजिए। यदि आप ऑर्गेनिक देख रहे हैं, तो फिर इसके जो क्लास नंबर 1 थी, जिसमें हमने आईयूपीएसी, नोमेनक्लेचर, नामकरण हमने सीखा था, वहाँ से पढ़िए, ठीक है? हालाँकि मैं रिकमेंड ये करूँगा क्लास 1 से पढ़िए। क्लास 1 से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी कैसा भी डाउट नहीं होगा, ठीक है? फिर इसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ लेवल 5 पे तैयारी कीजिए। लेवल 1 से लेवल 5 मैंने आपको बताया क्या होता है। 2-3 वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा है। क्लास के बिल्कुल लास्ट पोर्शन में आपको बताया है कि कॉम्पिटिशन वो नहीं जिन्होंने फॉर्म भरा है। कॉम्पिटिशन उनका भी नहीं है जिन्होंने वीडियो ये सब्सक्राइब कर लिया। किसी मेरा क्या किसी का भी चैनल, है ना? कॉम्पिटिशन उसका भी नहीं है जो वीडियो देख रहा है। कॉम्पिटिशन उसका भी नहीं है जो वीडियो देख के नोट्स बना रहा है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ। कॉम्पिटिशन उसका है जो वीडियो देख रहा है, नोट्स बना रहा है, प्रॉपर क्वेश्चंस लगा रहा है। उन्हीं के बीच में कॉम्पिटिशन है क्योंकि सीट्स यहाँ पे 11 हैं। लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन में 18 ही सीट है, केमिस्ट्री के 18 ही पद है। हालाँकि वो बढ़ सकते हैं मुझे लग रहा है, पर हद से हद 25-30 ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपसे बात करूँ एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र, उसमें 55 ही पोस्ट है, ठीक है? तो मान के चलिए आप लेवल 5 पे तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस कॉम्पिटिशन में बने हुए हैं। अदरवाइज़ आप वही जो कॉम्पिटिशन के लिए हज़ारों फॉर्म भरे जाते हैं, आप उसी का हिस्सा हैं। और सच बोलना देखो आदत है, फितरत है, इसलिए सच बोल के आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी तरह के भ्रम में ना रहें। तैयारी कर रहे हैं ना, तो डेडिकेट तैयारी करें। देखो सिलेक्शन के लिए कोई भी ना शॉर्टकट नहीं होता है, सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। सभी को मेहनत करनी ही पड़ती है, सिंपल सी बात है। कोयला जितना तपेगा ऑब्वियस बात है उतनी ही वो आग आपको देगा। ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है? तो इस तरीके से मेहनत कीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। एल्कीन जनरल फ़ॉर्मूला हमने देखा CnH2n है, ठीक है? मैंने बताया था डबल बॉन्ड तो याद करने का तरीका कार्बन का डबल हाइड्रोजन होगा। जनरल फ़ॉर्मूला बहुत सरल है। फिर हमने देखा मिनिमम 2 कार्बन एल्कीन के लिए चाहिए होते हैं, तो ये है इथीन, है ना? 2 कार्बन है, 2 के लिए हम इथ लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अच्छे से सिखा चुका हूँ। आशा करता हूँ जैसे आपको मैंने बोला था कि क्लास 11, क्लास 12 एनसीईआरटी के जितने भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वाले क्वेश्चन्स हैं, वे आप लगाइए। तो प्रैक्टिस के रूप में आपने वे लगाए भी होंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है? और कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, डाउट होती है, वो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक? खैर इथीन की मैं बात करूँ, तो इथीन में 2 कार्बन है, जनरल फ़ॉर्मूला बनेगा सर C2H4। प्रोपीन सर इसका फ़ॉर्मूला बनता है C3H6। जितना कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन ऑब्वियस, फिर बनेगा C4H8 जिसे हम ब्यूटीन कह देंगे, ठीक है? फिर बनेगा C5H10 सो ऑन चलता रहेगा, है ना? बट सिंपल सी बात है अगर मैं यहाँ से यहाँ आऊँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कार्बन से यहाँ आने पे अगर मैं एक CH2 यूनिट को जोड़ूँ, है ना? एक CH2 यूनिट को जोड़ूँ, तो आप देखेंगे इस कार्बन में 1 कार्बन और जोड़ूँगा 3 हो जाएँगे, 4 हाइड्रोजन है 2 और जोड़ दूँ 6 हो जाएँगे। और फिर ऐसे ही आगे CH2 जोड़ूँ, फिर ऐसे ही आगे CH2 दे जोड़ूँ, तो हमने देखा था किसी भी समान श्रेणी में, चाहे वो एल्कीन है, एल्काइन है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो कुछ भी ग्रुप है, अगर वो सेम सीरीज़ को फ़ॉलो कर रहा है ना? मिथ से इथ पे जा रहा है, प्रोप पे जा रहा है, ब्यूट पे जा रहा है, तो ध्यान रखना उनके बीच में हमेशा CH2 यूनिट का अंतर होगा।
जिसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये क्वेश्चन जनरल साइंस में भी हमसे पूछा जा सकता है और डायरेक्ट हो सकता है, हमारे एग्जाम में भी इतना सरल सा क्वेश्चन दे दे, क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें सारे ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कई बार हमारे दिमाग में ये भी नहीं आता कि होमोलोगस सीरीज क्या है, अगर हम पढ़ के रिवीजन करके नहीं जाते, है ना? तो कई बार हमें लगता है हम दिमाग में सेट करके जाते हैं पेपर हार्ड आएगा, बट कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं और वहीं हमारी चूक हो जाती है। ठीक, फिर मैंने बताया था मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 14 म्यू होता है ना, या 14 ग्राम पर मोल होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आया कैसे? सर कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, बट हाइड्रोजन H2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो 12 प्लस 2 14 म्यू या 14 ग्राम पर मोल आपको एटॉमिक मास का अंतर देखने को मिलेगा या फिर CH2 का अंतर देखने को मिलेगा। हिंदी माध्यम वाले बच्चे, मैंने कहा था आप इसको ज़रूर एक बार हिंदी में देखिएगा क्या कहते हैं, तो आपने नहीं देखा इसलिए मैं बता देता हूँ, इसको हिंदी में सहजातीय कहते हैं, मतलब सेम जाति वाले, है ना? या फिर इसको समजातीय भी कहते हैं। तो उनके बीच में हमेशा कितना यूनिट होगा, कितने यूनिट का अंतर होगा? तो आप कहोगे सर CH2 यूनिट का अंतर होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ उनके मास में 14 म्यू का अंतर होगा, या ये फिर यूनिफाइड मास होता है जिसको मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है? चलिए, अब इसके बाद कुछ और कहानी हमें जो है एल्कीन के लिए याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि एल्कीन के बीच में सर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम में कि बताओ, क्योंकि आईआईटी जेईई में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि बताओ यहाँ कार्बन में आपको कोई बड़ी सी चेन दे देगा या फिर उलझा के आपको चेन दे देगा और बताएगा, पूछेगा कि बताओ यहाँ कार्बन पे कितने sp2 संकरित कार्बन एटम है। दैट मीन्स ऐसे कार्बन हैं जिनका संकरण या हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है ना? पढ़ा चुका हूँ, क्लास 1 से देख रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें सिंपली समझ में आ रही होंगी। फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में सर सिग्मा बॉन्ड होता है। ये भी कैसा है सर? सिग्मा बॉन्ड है। ये भी कैसा है सर? सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर? इसके बाद हमने आपको एक नियम सिखाया था जिसमें हमने कहा था कि जब भी आपको संकरण निकालना होता है तो आप सिग्मा बॉन्ड देखिए और लोन पेयर देखिए। लगभग हर क्लास में मैंने इसके ऊपर बात करी है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बहुत तरीके हैं, बहुत बुकों में अलग-अलग तरीके दिए रहते हैं। किसी में कुछ माइनस कराता है, कुछ प्लस कराता है, बट सबसे सिंपल यही है क्योंकि हम पढ़ते भी हैं कि हाइब्रिडाइजेशन संकरण एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है ना, काल्पनिक फिनोमेना है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि हाइब्रिडाइजेशन में संकरण में केवल सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं, है ना? इसलिए पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड या फिर लोन पेयर असंयोजित युग्म जोड़े यही केवल पार्टिसिपेट करते हैं संकरण में, हाइब्रिडाइजेशन में। सर कितना हाइब्रिडेशन आएगा? 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0, 3 प्लस 0 3, 3 का मतलब इसका संकरण sp2 है। sp2 जिसका संकरण होता है सर उसकी ज्यामिति या मैं बोलूँ जियोमेट्री सर ट्राइगोनल प्लेनर होती है। जनरली देखा जाता है कि ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है जब आप एक त्रिभुज को मतलब इस तरीके से रख दो, है ना? इस तरीके से रख दो, अगर आप इनको जोड़ के देखोगे, हालाँकि बॉन्ड ये है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, बट मैं इनको अगर डॉटेड लाइन से जोड़ूँ, तो एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बॉन्ड नहीं है, बस एक आकृति देखो उसकी कैसे बन रही है, तो त्रिभुज की तरह से ये आकृति बनेगी। और आप जानते हो अगर इन तीनों बॉन्ड को जोड़ें, तो इसको देखें, तो ये तीनों ऑब्वियस बात है एक सर्कल बना रहे हैं, है ना? सेंटर से तो एक सर्कल बना रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँ भई एक सर्कल को, एक वृत्त को 3 आप इक्वल पार्ट में बाँटिए, तो आप कहोगे सर एक पार्ट 120 डिग्री का है। ये भी ऑब्वियस 120 का होगा, ये भी 120 का होगा। क्यों? क्योंकि सर एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। सिंपल सा फंडा है, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए। बट इन केस ऑफ एल्कीन, एल्कीन के केस में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। पाई बॉन्ड होने की वजह से अब याद कीजिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड बनता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग से, है ना? जिसको हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और पाई बॉन्ड जो बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, जिसको हम लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और हम जानते हैं पाई बॉन्ड आधा ऊपर की साइड होता है, आधा नीचे की साइड होता है। बॉन्ड है तो बॉन्ड में सर इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बॉन्ड का मतलब देखो फिर से लिख रहा हूँ एक बार, एक बॉन्ड का मतलब, एक माइनस चार्ज का मतलब, एक लोन पेयर का मतलब हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हाइड्रोजन के बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसी प्रतिकर्षण की वजह से ये पाई बॉन्ड अपना विस्तार करेगा, एक्सटेंशन करेगा, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड बढ़ जाएगा, हल्का-सा इंक्रीज़ हो जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है, ये कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड थोड़ा-सा घट जाएगा। मतलब ये लगभग 116 डिग्री का हो जाएगा और ये वाले बॉन्ड की बात करूँ तो ये 122 हो जाएगा और इस वाले की बात करूँ तो सर ये वाला भी 122 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सर ये 4 डिग्री इधर 2 डिग्री इधर बढ़ा,
2 डिग्री इधर बढ़ा, नेट कितना बढ़ा है? सर ये नेट 4 डिग्री बढ़ा है, तो मैं कह सकता हूँ ये लगभग-लगभग 116 डिग्री मतलब 4 डिग्री घट जाएगा, है ना? तो लगभग-लगभग ये बॉन्ड का आइडिया है, ठीक है? तो और हालाँकि अगर आप ये इच्छुक हैं पढ़ने के कि इथीन में जो पाई बॉन्ड होता है ना? डबल बॉन्ड होता है, उनके बीच में कितनी बॉन्ड की लंबाई होती है, उनकी बॉन्ड की लेंथ क्या है, बॉन्ड की लंबाई कितनी है, तो मुझे नहीं लगता इतने डेप्थ वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? बट हाँ, एक ओवरऑल हम कंपैरिज़न कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दिया है ना? कहीं पे डबल बॉन्ड दिया है और कहीं पे सिंगल बॉन्ड दिया है और आपसे पूछा जाए, बताओ बॉन्ड की लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ठीक है? हालाँकि मैंने एरो उल्टे बना दिए, कोई बात नहीं, फिर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया? मैं कह रहा हूँ, बताइए बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? बॉन्ड की लंबाई किसकी सबसे ज़्यादा होगी? तो आप कहोगे सर बॉन्ड की लंबाई सिंगल बॉन्ड की सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि सर 2 कार्बन यहाँ पे मैक्सिमम दूरी पे होते हैं। पाई बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड हो गए, बंध गए और स्ट्रांगली बंध गए, मतलब ये और क्लोज़ आ जाएँगे। ट्रिपल बॉन्ड में और ज़्यादा स्ट्रांगली बन जाएँगे, तो ये और क्लोज़ आ जाएँगे। अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ तो आप कहोगे सर सिंगल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। फिर किसकी होती है सर? डबल बॉन्ड की होती है। डबल बॉन्ड मतलब समझ ही गए एल्कीन की बात कर रहा हूँ और ट्रिपल बॉन्ड है तो दैट मीन्स एल्काइन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बता दो किसका बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, किसकी बॉन्ड की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी? तो आप कहोगे सर सिंगल बॉन्ड की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी। बाकी आपकी इच्छा है, आप इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन सबके बॉन्ड एंगल याद करके जाना चाहते हैं, जाइए। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो उसका इतना बैठेगा, है ना? जनरली क्वेश्चन यही बैठता है कि सिंगल और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में बता दो, बॉन्ड की लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी होगी। क्लियर? अच्छा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो एक और चीज़ हमें यहाँ समझ में आती है कि भाई यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने की ऊर्जा, है ना? या फिर इसको हम बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, बॉन्ड को जोड़ने की ऊर्जा। बॉन्ड डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब ये होता है तोड़ना, बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दे रहे हो। या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, फॉर्मेशन का मतलब बॉन्ड का बनना। बात एक ही है, बट अगर डिसोसिएशन करा रहे हो तो आप ऑब्वियस बात है किसी बॉन्ड को तोड़ रहे हो ना, तो आपको बाहर से हीट या ऊष्मा देनी ही पड़ेगी। यदि आप बाहर से हीट दे रहे हैं तो आपको पता है ऐसी कंडीशन में जब हीट दी जाती है तो साइन प्लस का आता है और जब भी हीट निकलती है तो साइन माइनस का आता है। थर्मोडायनामिक्स अभी पढ़ाया नहीं है पर मैं आपको पढ़ाऊँगा, वेट कीजिएगा एग्ज़ाम से पहले मैंने बोला है आपका सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है? तो थर्मोडायनामिक्स आपका रह गया, पढ़ाना मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं आपको पढ़ा दूँगा। बट क्या बात बता रहा हूँ, बात को समझिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें चाहिए होगी? तो हम कहेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड तोड़ने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा चाहिए। फिर किसमें चाहिए होगी? डबल बॉन्ड में। पर सर फिर किसमें चाहिए? सिंगल बॉन्ड में। क्या रीज़न है? रीज़न ये है, ज़रा एक बचपन वाली कहानी याद कीजिए। एक किसान होता था, उसके 4 बेटे आपस में लड़ते रहते थे, है ना? पिताजी ने चारों को एक लकड़ी पकड़ाई और कहा इस लकड़ी को तोड़ के देखिए। चारों ने वो लकड़ियाँ बड़े प्यार से तोड़ दी। बट अब उनके पिताजी ने क्या करा कि चारों लकड़ियों का अब एक गट्ठर बना के उनके हाथ में पकड़ा दिया और उनसे कहा, "अब इसको तोड़ो।" तो आपको पता है ना, यूनिटी वाला जो कांसेप्ट था कि हाँ, जितनी ज़्यादा वो लकड़ियाँ होंगी उतना ही उसको ब्रेक होने में समस्या आएगी। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, बचे हुए दोनों सर पाई बॉन्ड होंगे, होंगे कि नहीं? यहाँ पे सर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा होगा। तो सिग्मा तो सभी में मौजूद है, बट डबल बॉन्ड में सिग्मा के साथ-साथ पाई बॉन्ड भी मौजूद है। मतलब यहाँ पे एक और बॉन्ड आ गया, तो ऑब्वियस बात है इसको तोड़ने के लिए, पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ट्रिपल बॉन्ड में तो 2 पाई आ गए, 2 पाई को तोड़ने के लिए और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। सिंपल सा कांसेप्ट है। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी समझ में आया और मैं दोनों का ही अगर आउटकम निकालूँ तो क्या आउटकम आया कि जो बॉन्ड लेंथ है सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V समान अनुपाती है किसके? ये V समान अनुपाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। चलो कोई बात नहीं, अगर आगे पन्ना है उस पे लिख देता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल पन्ना खाली मैंने छोड़ रखा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ साइड में करके लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई हमारा आउटकम निकला क्या कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V समान अनुपाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। मतलब जिसकी बॉन्ड की लंबाई जितनी कम होगी, उसकी बॉन्ड के टूटने की क्षमता उतनी ही एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, नॉट क्षमता, ऊर्जा, है ना? ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। बहुत सिंपल सा फंडा है, इसे साइड में करके भी नोट डाउन कर सकता हूँ। मेबी एग्ज़ाम में इस तरह का कोई कंपैरिज़नल क्वेश्चन मुझे देखने को मिल जाए, है ना? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब एल्कीन में कुछ बातें ना मैं आपको और जो है याद कराता हूँ, रिकैप कराता हूँ। एल्कीन में आप जो बात याद करिए, एक तो आप याद कीजिए क्या मैंने एल्कीन में आपको
पोजिशनल आइसोमर समझाया था। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में भी आपको मैंने एल्कीन समझाया था। आइसोमेरिज्म पढ़ा चुका हूँ, पूरा एक बड़ा-सा टॉपिक लिया है। क्लास 11th-12th वाले बच्चे आप जिनको रिकमेंड करना चाहो ना, वो वीडियो रिकमेंड कर सकते हो, सभी के लिए बहुत रिसोर्सफुल रहेगा वो वीडियो, ठीक है? जो बच्चे नीट, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत रिसोर्सफुल वीडियो रहने वाला है। मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप इसको देखें, तो सर ये है 4 कार्बन है, तो सर ये ब्यूट है। इसके सेकंड पोज़ीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, ये ब्यूट-टू-ईन है। बट अगर मैं इस डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोज़ीशन पे लगा दूँ, सर बिल्कुल लगाइए, आपका स्क्रीन है, आपकी बोली है, आपका जो मन करिए वो करें, हम तो बस सुन सकते हैं। तो पहली पे लगा दिया तो सर ये ब्यूट-1 ईन बन जाएगा, बनेगा क्या नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल बनेगा। और दोनों का अगर फ़ॉर्मूला देखो ना, तो C4H8 ये दोनों का ही मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला है। तो जब मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला सेम होता है और एटम की कनेक्टिविटी अलग-अलग होती है, याद है? वो आइसोमेरिज़्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़्म होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में यदि डबल बॉन्ड की या किसी भी एटम की पोजीशन चेंज हो जाए, है ना, उनकी स्थिति चेंज हो जाए, तो उस तरह के आइसोमर को पोजिशनल आइसोमर्स कहते हैं। तो क्या ये पोजिशनल आइसोमर है? हाँ जी है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड पोजीशन पे मौजूद है और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे मौजूद है। तो यस सर, इट इज एन एग्जांपल, दैट इज द एग्जांपल फॉर पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर का ये एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। क्लियर? ऐसे ही मैंने आपको बताया था जो डबल बॉन्ड होता है ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी देता है। याद कर लेना, ये सब आइसोमेरिज्म में पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ आ रहे होंगे उनकी एनर्जी और मेरी एनर्जी मैच हो रही होगी, है ना? और जो बच्चे रिकैप नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, लेवल 5 पे तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनकी एनर्जी और मेरी एनर्जी यहाँ पे मैच नहीं करेगी। और जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम एनर्जी ही मैच करा रहे होंगे और जब एनर्जी मैच होगी ना, तभी स्पेक्ट्रम मिलेगा। ध्यान रख रहे हो? दैट मीन्स आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी जब तक बराबर नहीं होगी, ऑब्वियस बात है, जब तक स्पेक्ट्रम मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसको याद है, हमने सिस ट्रांस आइसोमर्स पढ़ा था और सिस ट्रांस आइसोमर का एक मॉडिफाइड टाइप EZ पढ़ा था, है ना? एंटीजन एंड जुसामन, जिसमें बताया था अगर ग्रुप डिफरेंट साइड होते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता का एक नियम पढ़ा था कि प्राथमिकता अगर हम ग्रुप को देते हैं और उन ग्रुप की प्राथमिकता अगर अपोजिट साइड में होती है, विपरीत साइड में होती है, तो ई फॉर्म होगा, एंटीजन होगा। अगर प्राथमिकता देने के बाद सेम प्रायोरिटी सेम साइड आ जाए तो उसको हम जेड कहते हैं, जूसमन पढ़ाया था। ऐसे सिस का मतलब होता है सेम साइड और ट्रांस का मतलब होता है डिफरेंट साइड। फॉर एग्जाम्पल जिनके बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ी सी बात को बस समझा देता हूँ, अदरवाइज मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं, ये अलग-अलग कार्बन है, अलग-अलग कार्बन के अगर इस ग्रुप को और इस ग्रुप को देखूँ, तो ये सेम साइड है तो सिस है। अगर सी CH3 को मैं इस साइड भेज दूँ, तो ये दोनों CH3 अपोजिट साइड आ जाएँगे, तो ये सर ट्रांस बन जाएगा। ठीक है? तो ये था एल्कीन का पूरा अच्छा-सा इंट्रोडक्शन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए एक आईयूपीएसी भी जल्दी से लगा के देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, आईयूपीएसी ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, बस एक जल्दी से हम रिकैप करने के लिए आपको ये आईयूपीएसी जल्दी से लेके चलते हैं, ठीक? तो देखो ना ज़रा यहाँ पे CH3 का ट्वाइस है, फिर CH है, फिर ये CH है। अच्छा इसे पूरा ओपन करके बनाओ, मैं छोटा-छोटा करके यहाँ पे ओपन करके बनाता हूँ। देखो, ये CH3 का ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार है। किस पे? इस कार्बन पे, CH पे ये 2 बार है। तो CH बना देता हूँ और इस पे इसको 2 बार लिख देता हूँ जल्दी से, ठीक है? फिर आगे देखो ये CH है, CH पे ऐसे डबल बॉन्ड है, फिर आगे CH2 है, फिर आगे CH है, फिर CH के बाद देखो एक और डबल बॉन्ड CH है। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बना रहा, देखो CH2 है, CH है और फिर यहाँ डबल बॉन्ड CH है। फिर इस CH से आगे एक और CH है और इस पे एक CH3 ग्रुप है। देखो CH पे एक CH3 ग्रुप है और एक C2H5 है। C2H5 को क्या मैं CH2 CH3 लिख सकता हूँ? आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ऐसा क्यों ओपन करके लिखा सर इसको? क्या मजबूरी आई? क्योंकि सर हमारे पास एक रूल होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे बड़ी चेन को पकड़ें। चलिए, मुझे दिख रहा है कि लंबी चेन ऐसे कुछ बन सकती है, देखो ऐसे बन सकती है। बट फिर ये देखना होता है कि किस साइड से डबल बॉन्ड या ग्रुप पास पड़ेगा। तो इधर से देखो 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पे बैठेगा और इधर से सर 1, 2, 3, 4, है ना? इधर से भी चौथे नंबर पे बैठ रहा है। दोनों साइड सेम बैठ रहा है। देखना ज़रा 1, 2, 3, 4, इधर से भी 4 पे बैठ रहा है, इधर से देखना 1, 2, 3, अच्छा 3 पे बैठ रहा है इधर से। वही तो मैं कहूँ ये अलग लग रहा है। तो इधर से तीसरे पे बैठ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 और ये 10। ठीक है? अब इसके बाद ज़रा देखो, इसका नंबरिंग में मैं कार्बन नंबर 2 की बात करूँ, कार्बन नंबर 8 की बात करूँ, तो 2 और 8 पे 2 CH3 लगे हैं। तो नाम बताओ, 2, 8, 2 CH3 मतलब डाई मिथाइल हो गया। 2, 8 डाई मिथाइल, और कुछ लग रहा है? नहीं, और कुछ नहीं लग रहा है। टोटल 10 कार्बन है, 10 के लगता है सर ऑफ। बट यहाँ थर्ड पोजीशन पे और सिक्स पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। देखो थर्ड पे भी डबल बॉन्ड,
6 पे भी डबल बॉन्ड है, तो इसमें लिख दूँ 3,6। डबल बॉन्ड के लिए ईन आता है, बट डबल बॉन्ड 2 बार है, तो उसका नाम हो जाएगा डाईईन, है ना? हमारे सिलेबस में डाईईन स्पेशली दिया भी गया है, तो हो सकता है नेमिंग का अगर क्वेश्चन आया, तो भाई इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। 3 एग्ज़ाम हैं केमिस्ट्री बेस पे, तो ऑब्वियस बात है मुझे लगता है कि एक ना एक में तो नेमिंग आपको देगा ही देगा, ठीक है? चलो ख़ैर आगे देखते हैं 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। सर इधर से नंबरिंग क्यों करी? आपकी मर्ज़ी, आप राइट साइड से कर लीजिए, बात एक ही बैठेगी। कितने कार्बन है सर? 8 कार्बन है, 8 के लिए तो ऑक्ट लगता है। बस ये ध्यान में रखिए कि पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं पोज़ीशन पे डबल बॉन्ड है। तो 1, 3, 5, 7 डबल बॉन्ड के लिए ईन आता है, बट 4 हैं तो टेट्रा और फिर आ जाएगा ईन, ठीक है? और जब 2 वावल एक साथ आते हैं, तो ऑब्वियस बात है हम एक वावल को हटा देते हैं, तो नाम हो जाएगा टेट्राईन, ठीक है? चलिए, बाकी आगे देखो, इसका नेम बताओ भई, सर इसका नेम क्या बनेगा? तो इसको भी अच्छे से ओपन करके लिखते हैं, ये है CH2, फिर देखो आगे है डबल बॉन्ड C। इस C पे ये ग्रुप 2 बार है, ट्वाइस लिखा ना मतलब 2 बार है, तो चलो 2 बार लिख देते हैं। ये हो गया CH2, CH2, CH3 और ये हो गया CH2, CH2, CH3 और आपको बता दूँ, ये नेमिंग एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल्स में लेके आया हूँ, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑब्वियस बात है इट इज़ वेरी ईज़ी, बहुत सरल है ये। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे यहाँ पे सबसे पहले ये करेंगे सर सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लंबी चेन को पकड़ते हैं और नंबरिंग यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके नंबरिंग कर देंगे। तो बेटा जी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबरिंग हमें लॉन्गेस्ट चेन तो पकड़नी होती है, बट ये ध्यान में रखना होता है कि कहीं कोई ग्रुप तो नहीं है, कहीं पे कोई डबल बॉन्ड तो मौजूद नहीं है। तो ध्यान में रखना है डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो इसको हम पेरेंट चेन में, मेन चेन में लेके ही चलेंगे। अब पेरेंट चेन क्या है जिनके मन में ये डाउट आ रहा है, तो प्लीज़ क्लास नंबर 1 से देखिए, डाउट किसी भी तरह का मैंने कोई भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ अच्छे से कराया है, ठीक है? और ये मैं अपने तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, एक बार पूरी वीडियो सीरीज़ कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस ना आए, तब ज़रूर बताइएगा कि सर हमने तो पूरी सीरीज़ देखी और आप ना हमारा टाइम वेस्ट, ठीक है? तो पूरी सीरीज़ देखिएगा और मुझे बताइएगा हाँ, ये सर हमने देखा, नोट्स बनाए, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर जब भी नहीं आया, तो फिर मैं मानूँगा हाँ, कि मैं ही पढ़ाने में शायद सक्षम नहीं, ठीक है? बाकी अच्छे से प पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीज़न कीजिए, क्वेश्चन्स लगाइए, 100% कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक? तो ख़ैर डबल बॉन्ड आते हैं। देखो डबल बॉन्ड जिधर से पड़ता है उधर से नंबरिंग कर रहा हूँ। तो 1 ये कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 4 5 ठीक है? 5 ही कार्बन है। सर मेरा मन कर रहा है नीचे की ओर चले जाओ तब भी 5 ही पड़ेंगे। अब इसके सेकंड पोज़ीशन पे 3 कार्बन वाला ग्रुप है। 3 वाले को प्रोपाइल कहते हैं, ठीक है? और कौन-सी पोज़ीशन पे? कार्बन नंबर 2 पे है। तो 2 प्रोपाइल, आइल क्यों लगाया? क्योंकि सर यहाँ पूरा प्रोपेन नहीं है, ये किसी कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप है, इसलिए प्रोपाइल लगाया। 5 कार्बन है, तो सर 5 के लिए पेंट आता है और पहली पोज़ीशन पे डबल बॉन्ड है, तो पेंट 1 हो जाएगा। बहुत सरल है, नेमिंग जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बढ़िया होता चला जाएगा। ठीक है? अगला देखो, अगले में कुछ नहीं है, बस कार्बन की बड़ी-सी चेन दे दी है। बस यही देखो डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ रहा है। इधर से चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ से चलो 1, 2, 3, 4 तो चौथे नंबर पे आ रहा है। इधर से देखना 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है। बट जब इधर से चलूँगा तो मुझे नहीं लगता लॉन्गेस्ट चेन बन पाएगी। हमारा रोल ये भी तो है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन भी तो पकड़नी है। बेशक इधर से ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पे आ रहा है, बट हमें लॉन्गेस्ट चेन भी पकड़नी है, ये मत भूलना। ठीक है? मैं यहाँ से चलता हूँ, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7 हो गया, 8, 9, 10 भाई इसमें भी 10 कार्बन है ना? काफ़ी बच्चों के मन में यहाँ से आ रहा होगा, बिल्कुल चलिए बट देखिए उसमें 9 ही कार्बन आएँगे। हमें रूल अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, तुक्के बेस हमें नहीं करना। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन फिर कहोगे सर ऊपर वाले में ऐसा क्यों नहीं किया? बेटा ऊपर वाले में यहाँ ना डबल बॉन्ड भी था। अगर आप ये 7 कार्बन को नंबरिंग करते तो ये डबल बॉन्ड छूट जाता और डबल बॉन्ड का पेरेंट एटम में होना ज़रूरी है। हमने जब यहाँ से नंबरिंग करी ना, तो हमारा कोई भी डबल बॉन्ड नहीं छूटा है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है? और ये चीज़ कब क्लियर होंगी? जब प्रैक्टिस करोगे। देखो एक सिंपल सी कहानी को समझो, ये मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था, क्या हमने 1, 2, 3 एबीसीडी एक ही बार में सीखा था? ऑब्वियस बात है एक बार में हमने नहीं सीखा था। हो सकता है हम में से कोई इतना ज़्यादा स्मार्ट हो वही क्या वो जो महाभारत वाला कांसेप्ट है अभिमन्यु वाला, है ना? कि महाभारत की स्टोरी में हमने पढ़ा है अभिमन्यु जो है वो पेट से ही सीख के आए थे, है ना? अगर ऐसा कुछ कांसेप्ट है तो देखो अलग कहानी है, अदरवाइज़ हम सभी यहीं आके सीखते हैं ना, धरती पे आके सीखते हैं और यहाँ पे आके जब हम सीखते हैं तो एबीसीडी 1, 2, 3 कभी भी हमने एक बार में नहीं सीखा होता है। हम उसकी बार-बार प्रैक्टिस करते हैं। स्कूल में टीचर बोलते हैं, "बोलो बेटा 1, 2" है ना? ऐसे करके चलता है। ऐसे ही फिर घर पे पेरेंट्स आके पढ़ाते हैं। ठीक है? कई बार पेरेंट्स को गुस्सा आता है तो पीट भी देते हैं।
है ना? और फिर कई बार प्यार भी करते हैं, लालच भी देते हैं कि बेटा तूने पढ़ा, मेहनत करा, तो अगर तूने पढ़ लिया तो मैं तुझे चॉकलेट खिलाऊँगा, आइसक्रीम खिलाऊँगा, है ना? तो हर तरीके से सिखाते हैं। तो सोच के देखिए, क्या ये एक बार में आ जाएगा? अगर बिल्कुल बेस नहीं पड़ा है, ऑब्वियस है, प्रैक्टिस करो बार-बार, मेहनत करो, 100% ये आएगा। और देखो, क्या अब मैं आपसे कहूँ 1 2 3 बोलना, क्या आप 1 2 3 बोलने में टाइम लगाएँगे, सोचेंगे? ऑब्वियस है नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इतनी बार पढ़ा है बचपन से, इतनी बार रिवाइज़ करा है कि अब आपको याद करने की रिवीज़न की ज़रूरत नहीं है ना? सेम ऐसा है, इसका भी इतना रिवीज़न करिए कि ये 1 2 की 3 की तरह ही दिमाग में सब कुछ सेटल हो जाए, ठीक है? तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही बढ़िया है, बाकी सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान में क्या लिखा है? तो यहाँ देखो ये 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करा। अब देखो यहाँ पे छठी पोज़ीशन पे एक सीएससी ग्रुप है और उसके अलावा यहाँ पे देखो अगर मैं इसे पहले नंबरिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ दूसरे पे भी एक सीएससी ग्रुप है। बट चौथे पे एक CH2CH3 ग्रुप है। CH2CH3 को इथाइल कहते हैं। 2 कार्बन है तो इथ बनेगा और जब भी मैंने बताया था ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो आइल लग जाएगा, है ना? एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो ये बन जाएगा इथाइल। तो ई और ये है मिथाइल एम। तो पहले कौन आता है? ई आता है, इसलिए मैं इसका नेमिंग पहले करूँगा तो इसका नाम बन जाएगा 4 इथाइल। याद है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है बट आईयूपीएसी हमें अल्फाबेटिकली करना होता है। अल्फाबेट में जो पहले आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा, उसका नाम हम पहले लिखेंगे मतलब अल्फाबेट वाइज़ लिखेंगे। तो 4 इथाइल हो गया, ई आएगा, फिर इसके बाद बोलो क्या नाम बनेगा? 2, 6 क्योंकि 2 और 6 दोनों ही पोज़ीशन पे है ना? 2, 6 1 मिनट दीजिएगा, ऐसे ना डैश बनाता हूँ। 2, 6 क्या बनेगा? 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? सर 10 है, 10 के लिए ऑक्ट क्यों लगा रहा हूँ? डेक लगाइए ना, हाँ, डेक लगा देते हैं सर, डेक और अच्छा यहाँ भी ना 10 थे, मैंने यहाँ ऑक्ट लिख दिया, वही मैं कहूँ, ये गड़बड़ ऊपर से ही आई है। ये डेक कर लीजिएगा से, है ना? डेक, काफ़ी बच्चे जो है मन-मन में कह भी रहे होंगे कि इन्होंने जो है यहाँ पे गलत बता दिया, बट वो बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे मुझे लगा मैंने सारी इस वाले पे लास्ट में नज़र घुमा ली हो। खैर क्लियरिटी नहीं दे रहा वापस से आते हैं। तो डेक हो गया, इसके बाद क्या है डबल बॉन्ड मौजूद है? हाँ जी है, 4th पोज़ीशन पे डबल बॉन्ड है, तो डेक 4 ई ठीक है? तो सिंपल है, प्रैक्टिस जितना करेंगे कन्फ्यूज़न उतना ही दूर होगा। आगे बढ़ें? चलिए, पढ़ते हैं प्रिपरेशन बनाने की विधि, कैसे एल्कीन्स को बनाया जाता है, ठीक है? चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल-सिंपल तरीके हैं बट जो कांसेप्ट बताऊँगा ना, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। है बहुत ईज़ी, क्वेश्चन बहुत ईज़ी लगेगा एग्ज़ाम में, पर कन्फ्यूज़न हो जाएगी, प्रोडक्ट सिस बनेगा या ट्रांस, इसीलिए अच्छे से पढ़ना, बात को समझना। देखो एल्काइन, पहली बात एल्काइन क्या होता है? ये बिल्कुल एनसीईआरटी से मैं लेके चल रहा हूँ, ये मान के चलिए, ठीक है? एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल हैं, पढ़ाते-पढ़ाते हमें याद हो जाते हैं, तो ऑब्वियस बात है पढ़ते-पढ़ते आपको भी याद हो जाएगी। यह एल्काइन, आप सभी जानते हो ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम एल्काइन कहते हैं और एल्काइन से हम इनको बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो एल्काइन का जब आप हाइड्रोजिनेशन कराओगे, आप सभी को पता है हाइड्रोजन के जोड़ने को ही हम हाइड्रोजिनेशन अच्छा से मैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन लिख दूँ तो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के जुड़ने को ही हम हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजिनीकरण कहते हैं। यहाँ पे सबसे मुख्य बात जो आपको याद करनी है, यहाँ एक कैटलिस्ट लेता हूँ पीडी, पीडी एक डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जिसे हम पैलेडियम कहते हैं, ठीक है? पैलेडियम कहते हैं। पीडी इज़ द पैलेडियम। ये पैलेडियम को अगर कार्बन कोक कार्बन की एक फ़ॉर्म कोक भी होती है, आपको पता है, ठीक है? और जब मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाऊँगा उसमें सारी कांसेप्ट बताऊँगा भी कि कार्बन की कौन-कौन सी फ़ॉर्म होती हैं। आप जानते हैं सबसे बेस्ट जो फ़ॉर्म होती है, वो होती है एंथ्रासाइट, है ना? फिर होता है पीट, फिर होता है बिटुमिनस और लिग्नाइट, ये आपने पढ़ी है 4 फ़ॉर्म, है ना? और कोक वगैरह, चारकोल वगैरह ये सब मैं आपको वहाँ पे पढ़ाऊँगा, ठीक है? मैं तैयारी शुरू भी कर चुका हूँ और बता भी देता हूँ, जनरल साइंस के लिए भी मैं जो है लेक्चर सीरीज़ आपकी शुरुआत कर चुका हूँ। देखो हर एग्ज़ाम के लिए बार-बार नहीं पढ़ना होता है, एक बार पढ़ के क्वेश्चन्स लगाने होते हैं। मैं आपको बार-बार ये बता रहा हूँ, सबसे रॉन्ग मेथड जो होता है ना, ये गलती मैंने भी पर्सनली अपनी लाइफ़ में करी है। मैंने भी ये जो है ना यूट्यूब के आगोश में खोकर हर टीचर का वीडियो देखना शुरू कर दिया, है ना? कि कौन क्या पढ़ा रहा है, फिर कभी इसमें से देख लिया, कभी इसमें से देख लिया। बट जो कांसेप्ट समझ में आया बाद में ही समझ में आया कि आपको बस एक किसी भी वीडियो सीरीज़ को या किसी भी लेक्चर को या किसी भी टीचर को अच्छे से फ़ॉलो करना होता है और उसी को फ़ॉलो करने के बाद एक जो है आपको बस क्वेश्चन्स लगाने होते हैं, बार-बार उनको रिवाइज़ करना होता है, उससे ही काम बन जाता है। क्योंकि किसी के वीडियो सीरीज़ से ऐसा नहीं है कोई भी टीचर ऐसा है जो सर्वगुण संपन्न है, उसी की क्लास में सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। तुक्का होगा किसी एग्ज़ाम में फँस गया, अदरवाइज़ हर एग्ज़ाम में आपका एक बेस होगा, उसी बेस से क्वेश्चन आएँगे तो आप कर देंगे, नहीं आएगा तो हर कोई इसे छोड़ेगा और जो गलत करके आएगा वो ऑब्वियसली आपसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक पीछे हो जाएगा। क्लियर है? तो यही चीज़ें हमें सीखनी है। खैर, एल्काइन पे आते हैं, ये पैलेडियम है, कार्बन कोक की फॉर्म में हमने लिया है, ठीक? और ये है लिंडलार कैटलिस्ट। अच्छा, एक बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर देखो मैं इनके क्वेश्चन का आंसर देते हुए सारी बात बोलता हूँ।
देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना होता है, एक बार पढ़ना होता है, बार-बार उसको रिवाइज़ करके क्वेश्चन्स लगाने होते हैं और जो भी उसमें अपडेट आता जा रहा है, उस अपडेट को लगाइए। जब आप क्वेश्चन्स लगाते हैं ना, आपको पता चलता है मेरी कमियाँ क्या है। अभी ये टॉपिक छूट गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है, सर ये टॉपिक मेरा छूट गया है, तो उस क्वेश्चन को हमें नोट कर लेना होता है। अपने साइंस के नोट्स में नोट कर लिया, ठीक? इसके अलावा मैं बता देता हूँ, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उसमें जनरल साइंस पूछा जा रहा है। आप यूकेपीएससी का चाहे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आरओ, लैब असिस्टेंट, एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र जितने भी एग्ज़ाम आएँगे यूकेपीएससी अपर हो गया, यूकेपीएससी लोअर हो गया, सभी में कॉमन टॉपिक है जनरल साइंस। ऐसे ही अभी आपने देखा है जो आरओ-एआरओ की बेसब्री से वेट कर रहे थे, काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे, वेट करते ही रह जाएँगे। एग्ज़ाम भी आ जाएगा, निकल भी जाएगा। आप आई थिंक नवंबर में एग्ज़ाम भी है। बहुत सरल सी बात मैं आपको एक छोटी-सी बात कहता हूँ, देखो उसमें आप 50 नंबर का टॉपिक लिख सकते हो जिसमें आपको बोला गया जीएस और मैथमेटिक्स और रीज़निंग, जनरल एप्टीट्यूड, जीए और रीज़निंग, ये 50 नंबर का पूछा जाएगा। और आपको बता दूँ, काफ़ी सारा पोर्शन मैं ऑलरेडी इसके लिए पढ़ा चुका हूँ, है ना? 10 लेक्चर्स लेके आ चुका हूँ अलग-अलग टॉपिक्स पे। रीज़निंग के 5 टॉपिक मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? तो अगर एक बार तैयार कर लेते ना, फिर तो बस क्वेश्चन्स लगाइए प्रीवियस ईयर में क्या पूछा है बस, यही काम होता है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती कि हर एग्ज़ाम के लिए मैं मैथमेटिक्स ज़ीरो से पढ़ूँगा, फिर किसी का एक नया टॉपिक पकड़ के ले आऊँगा, फिर किसी टीचर की फिर से क्लास देखूँगा, ऐसा नहीं होता है कभी। आपको क्या करना होता है, कोई कमी है, बस उसको पूरा करना होता है, क्लास नोट्स बनाने होते हैं, रिवीज़न करना होता है, जहाँ कमी रह गई, कोई नया कांसेप्ट आ गया, तो हाँ, वो तुरंत देख लिया। ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है? क्या तो ये है एल्काइन्स, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। पीडीसी, पीडी पैलेडियम है, कोक या कार्बन की प्रेजेंस में इसको लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। एग्ज़ाम में डायरेक्ट अगर लिंडलार कैटलिस्ट आ गया, तो भी समझिएगा और पीडीसी लिखा आ गया, तो भी समझिएगा, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा बहुत सरल। वैसे क्वेश्चन बहुत सरल है, हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जोड़ दो और ऑब्वियस बात है एल्काइन से एल्कीन बना रहे हैं, तो एल्कीन बन भी जाएगा, है ना? ये तो दिमाग लगा लेगा। बट टी एंड सी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये जो लिंडलार कैटलिस्ट है क्यों लिया गया है, ये ध्यान में रखना, हमेशा ये सिस एल्कीन देगा। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सर इसका प्रोडक्ट सिस एल्कीन बनेगा। सिस एल्कीन का मतलब ऐसा कार्बन जिसपे एक आर, ऐसे इसके बगल वाला कार्बन, उसका जो ग्रुप है आर, वो सेम साइड हो। सिस एल्कीन को मैं जेड एल्कीन कह दूं तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर मान लो ग्रुप अलग अलग हो गए तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? जैसे मान लो यहाँ CH3 दे दिया, यहाँ C2H5 दे दिया, अब इसका नाम क्या होगा? सर उसका नाम सिस भी बन सकता है, उसका नाम जेड भी बन सकता है, दोनों ही नाम सेम है। क्लियर? तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस तरह के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। होमवर्क के तौर पे आप मुझे जो है इसका प्रोडक्ट कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है? इसका नाम भी लिख के बताइएगा। जल्दी से नाम बताओ, 4 कार्बन है सर, ये हो जाएगा ब्यूट। इसके सेकंड पोज़ीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, सर ये हो जाएगा आयन। चलो इसका हाइड्रोजनेशन कराएँगे और एग्ज़ाम में मान लो सिंपल लिखा आ गया, है ना? मैं ऊपर से हालाँकि डबल डैश करके भी इसको लिख सकता था, बट मैं पूरा लिख रहा हूँ कि अगर लिंडलार कैटलिस्ट आ गया, फिर क्या करोगे? तुरंत दिमाग में लाना है, इसलिए कह रहा हूँ रिविज़न इज़ मस्ट। अभी समझ में आ रहा होगा, अभी याद हो जाएगा, बट ज़रूरी नहीं है लंबे समय तक याद रहे। इसलिए बार-बार प्रैक्टिस करो। मैं खुद कहता हूँ पर्सनली, मुझे भी एक बार में कभी याद नहीं था, ठीक है ना? बट वही है, रिविज़न करा, पढ़ा, ऑब्वियस है पहले तो खुद इतनी बार पढ़ा, ऑब्वियस है फिर पढ़ाया, तो ऑब्वियस बात है चीज़ें अपने आप ऐड ऑन होने लग गई डे टू डे लाइफ़। क्लियर? बहुत सिंपल सा फंडा है। चलो, क्या हो यदि मुझे सिस एल्कीन नहीं चाहिए, मुझे ट्रांस एल्कीन चाहिए तो क्या करना है? तो इसके लिए भी ध्यान में रखना, ये भी आपकी प्यारी एनसीईआरटी में क्लास 11th में दिया है, ठीक है? अगर हाइड्रोजनेशन कराना है, ठीक? और हाइड्रोजनेशन कराने पे आपको जो प्रोडक्ट है ना एल्कीन का, जो एल्कीन आपको मिल रही है, वो एल्कीन आपको ट्रांस फॉर्म में चाहिए। ट्रांसफॉर्म नहीं कह रहा, ट्रांस वाली फॉर्म में चाहिए, ठीक है? तो जब ये ट्रांस वाली फॉर्म में चाहिए तो क्या कैटलिस्ट लूँगा? ध्यान में रखना है, जो हम कैटलिस्ट लेंगे, ये लेंगे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और ये सोडियम इन लिक्विड अमोनिया बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला रिएजेंट है। अगर आप बीएससी वाले बच्चे इसको देख रहे होंगे, तो उन्होंने एक बर्च रिडक्शन पढ़ा होगा, उसमें भी सेम Na इन लिक्विड NH3 आप लेते हैं या फिर Li इन लिक्विड NH3 लेते हैं, ठीक है? अगर इसकी जगह Li लिक्विड NH3 लिखा है ना, तब भी जो एल्कीन मिलेगी वो कौन-सी मिलेगी? ट्रांस। सर ये ट्रांस क्यों है? क्योंकि ये R और ये R मतलब जो बड़े वाले ग्रुप हैं, ये अपोजिट साइड में मौजूद हैं। अगर अपोजिट साइड में होते हैं तो ट्रांस होता है और आप जानते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस ट्रांस आइसोमर बनाते हैं। कौन? सर एल्कीन बनाते हैं। आपने शुरू में ही बताया था और हमने आइसोमर आपकी देखा है, आइसोमर वाला वीडियो देखा है, हम शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो हमने वो वीडियो भी आपका देखा है और हम जानते हैं ट्रांस वर्सेस क्या होता है। अच्छा ट्रांस कह रहे हो तो क्या मैं इसको ई कह सकता हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल आपसे ई भी कहिए क्योंकि ऊपर वाला जेड है, तो ये ट्रांस एल्कीन बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा इसका नाम ये तो आपने होमवर्क दिया था, ये आपने खुद ही बना दिया, बट इसका नेम मुझे बताएँगे? क्या इसका नेम ब्यूटीन हो जाएगा? ब्यूटुइन
और अच्छे से लिखना चाहूँ तो सिस ब्यूटुइन इसका नाम हो जाएगा। हाँ जी सर, पूरा नाम प्रॉपर इसका सिस ब्यूटुइन ही होगा। सिस का मतलब है दोनों CH3 सेम साइड हैं। क्योंकि ऑब्वियस बात है, प्रोडक्ट अगर मैंने यहाँ मान लो Na लिक्विड NH3 डाल दिया तो उसका प्रोडक्ट ट्रांस ब्यूटुइन बन जाएगा। क्लियर? तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलो खैर, अब इसका प्रोडक्ट भी बता दोगे, खैर मैं ये बता ही चुका हूँ। तो मैं ना यहाँ पे एक नया ग्रुप दे देता हूँ। चलो मैं फिनाइल दे देता हूँ। अब इसका IUPAC के साथ आप मुझे बताएँगे कि क्या इसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है? और दोनों के लिए बताना। पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम पहली बार मैं आपको दे रहा हूँ Na, ठीक है ना? और प्लस लिक्विड NH3, ठीक है? लिक्विड अमोनिया। और सेकंड टाइम मैं आपको दे रहा हूँ लिंडलार कैटलिस्ट। जितनी बार बोल-बोल के पढ़ेंगे उतनी ही कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। कैटालिस्ट, ठीक है? तो इसका प्रोडक्ट आप मुझे बताएँगे। अच्छा, मैं PDC भी लिख देता हूँ ताकि एक बार और याद रहे। हाँ भाई, PDC पैलेडियम एंड कोक इज़ कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कैसे इनकी प्रिपरेशन होती है, कैसे इनकी कैसे एल्कीन्स को बनाया जाता है, ये भी सीखते हैं। ठीक है? तो क्या होता है एल्काइल हैलाइड? सर ये है CH3CH2 मतलब एल्क मतलब कार्बन, और ऑब्वियस बात है ये किसी हैलाइड से जुड़ रहा होगा, है ना? इसलिए आइल ग्रुप आया क्योंकि किससे जुड़ रहा है, और हैलाइड मतलब कोई भी हैलोजन होगा। ठीक है? एक्स लिख देता हूँ। एक्स की जगह पे कौन-कौन हो सकते हैं? जनरली सर ये क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। क्योंकि यही लीविंग ग्रुप होते हैं तो जनरली यही लिए जाते हैं। ठीक है? तो दैट मीन्स एल्काइल हैलाइड में हैलाइड की जगह हैलोजन कौन-कौन सा ले सकते हैं? सर हैलोजन के नाम पे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख सकते हैं। तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों को भी कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि हिंदी इंग्लिश में मैंने कहा था ना, केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश में दोनों में बहुत ईज़ी है समझना। हिंदी माध्यम वाले तो और अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि इंग्लिश में भी रिलेट कर पाते हैं। ठीक है? तो चलिए, इसमें हम डालते हैं KOH, KOH और इसको पिला दें थोड़ी-सी दारू। अल्कोहलिक KOH डालते हैं, है ना? अल्कोहलिक KOH इसमें डालते हैं। ऐसे ही हिंदी में लिखा है KH और अल्कोहलिक लिख देगा। ठीक है? तो जब भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको समझना है कि सर यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हुआ है। ये क्या कह रहे हो सर? ये क्या कह रहे हो? या फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हुआ है। ये सर कैसे-कैसे नाम पुकार रहे हो? जो बच्चे जानते हैं, उनको पता है डिहाइड्रो, डी वर्ड लग गया मतलब हटा रहे हैं। किसको? हाइड्रो, एक हाइड्रोजन को और हैलोजन को। तो उसको हम कहेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनीकरण। डी मतलब हटाना, जैसे डिहाइड्रेशन वाटर को हटाना, पानी का मॉलिक्यूल हटा देना, निर्जलीकरण कर देना, है ना? ऐसे ही डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, है ना? निर्जल नहीं कर रहा हूँ कि नी कर रहा हूँ किसको? हाइड्रोहैलोजन को हटा रहा हूँ, नी कर रहा हूँ उनको हटा रहा हूँ। क्लियर? तो ध्यान में रखना। अच्छा, इस रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं, बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन आपको पढ़ाया था ना टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। सर ये बीटा एलिमिनेशन क्या है? एक छोटी-सी इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि मैं आपको जल्दी से बताता हूँ और समझते हैं क्या है यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन। देखो KOH, जब KOH को दारू पिलाई जाती है, तो समझो जब दारू पिलाई जाएगी ना, तो ये इतनी हाई एनर्जी में होगा, इसे नहीं पता है क्या कर रहा है। जैसा आपने देखा ना, दारू पीने के बाद लोग कैसे डांस करते हैं, तो सेम वही कांसेप्ट हाई एनर्जी में है। हाई एनर्जी में है, इसलिए बीटा पोज़ीशन पे जाके अटैक कर सकता है, ठीक है? और आप और हाई लेवल पे जब आपको कभी पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आप देखेंगे वहाँ पे आपको ये भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है? क्या पढ़ाया जाएगा? किस तरीके से ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक? तो खैर, ये Cl एक ग्रुप है, ठीक? ग्रुप से जो पहला कार्बन होता है सर आपने पढ़ाया था अल्फा कहते हैं उसे, दूसरे वाले को बीटा कहते हैं, ठीक है? अब बीटा वाले पे लगा हुआ है एक हाइड्रोजन, वो किससे लगा है? कार्बन से। सर आपने हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज़ भी पढ़ाई थी, विद्युत ऋणात्मकता भी आपने बताया था कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। जिनको नहीं पता है, तो भई वही क्लास 1 से देखने वाला इस बात को बोलेगा ही नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी बार मैं इसको समझा चुका हूँ कि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो पाया माइनस, हाइड्रोजन पाया प्लस। अब इसके बाद सर हमारे पास है OH माइनस, ये OH माइनस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये कार्बन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। अब यहाँ से क्या बना? सर यहाँ से H और OH मिलकर क्या निकल गया? सर जल निकल गया। बहुत सरल सी बात है। बट सर आप तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पढ़ा रहे हो और आप तो यहाँ पानी निकाल रहे हो, डिहाइड्रेशन कर रहे हो, निर्जलीकरण कर रहे हो। हाँ जी, पहले स्टेप में डिहाइड्रेशन ही होगा। और ध्यान में रखना एक क्वेश्चन और यहाँ पे कई बार बन जाता है, कहता है कि जब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो रहा है होता है, तो वहाँ पे एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है। याद है रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ा चुका हूँ। ऐसा रिएक्टिव इंटरमीडिएट जिस पे माइनस चार्ज हो, कार्बन पे माइनस चार्ज हो, इसको हम बोलते हैं कार्ब एनायन। तो कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है बीच में? कार्ब एनायन बनता है। कई बार ऐसे सरल से क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। बट आप याद कीजिए पढ़ाया था कार्बन के पास माइनस चार्ज स्टेबल नहीं होता है। माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए कुछ रूल, कुछ फैक्टर्स भी मैंने आपको बताए थे, जिसमें माइनस चार्ज को यदि स्टेबल करना है, ठीक? या तो वहाँ पे रेजोनेंस हो,
या फिर खाली डी ऑर्बिटल हो, अनुनाद हो या फिर खाली डी ऑर्बिटल हो, या फिर वहाँ पे s का परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा हो, या मैं बोलूँ उसका संकरण sp हो। ये 3 तरीके, ये 3 फंडे बताए थे कि अगर आपको पहचानना हो कि किसी एटम पे माइनस चार्ज स्टेबल है या नहीं है। कार्बन के केस में कार्बन का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या याद है 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है और इसके पास कोई भी खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो भाई डी ऑर्बिटल तो नहीं है, बट इसके पास माइनस चार्ज है, तो क्या ये रेजोनेंस बना सकता है, अनुनाद बना सकता है? हाँ जी, बना सकता है। माइनस चार्ज है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। ये वाला कार्बन कहेगा भाई 2 हाइड्रोजनस पे एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। हम जानते हैं कार्बन पे 4 बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इस कार्बन पे, दूसरे वाले कार्बन पे 1 2 2 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड पूरे हैं। आप 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्या ये ले पाएगा? नहीं, क्योंकि इसके पास कोई भी खाली जगह नहीं है। इसके पास 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहे हो, उनको ये नहीं रख पाएगा। बट कहेगा ठीक है, मैं अपने बगल वाले क्लोरीन से पूछता हूँ, क्या क्लोरीन मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्या तुम मेरे इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाओगे? जो मुझसे बॉन्ड बनाया हुआ है उसके 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाओगे? क्लोरीन कहता है बिल्कुल मज़े में, है ना? ऐसे मज़े में जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल निकल गया। क्यों? ये क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p5 होता है, इसके पास आगे 3 का डी ऑर्बिटल खाली होता है, उस डी ऑर्बिटल में माइनस चार्ज को होल्ड कर सकता है और जो माइनस चार्ज को लेके जाता है, उसको हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में भी। और जैसे यहाँ CH2 और दूसरा CH2, इनके बीच में सर सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, तो सर ये बॉन्ड डबल हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया? एल्कीन मिल गया, इथीन मिल गया। सर इसको हम बीटा एलिमिनेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बन जो बीटा वाला है, उस पे लगे हुए हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, पहले उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, इसलिए सर इसको बीटा एलिमिनेशन कह रहे हैं। बहुत सरल सी बात है, एल्काइल हैलाइड से आप कैसे बना रहे हैं सर? बीटा एलिमिनेशन से बना रहे हैं। और जब भी बीटा एलिमिनेशन करना है, तो आपको कौन-सा KOH लेना है? अल्कोहलिक KOH लेना है। और इसका भी अंतर बताऊँगा अगली क्लासेस में कि KOH अल्कोहलिक और KOH एक्वस दोनों के बीच में क्या अंतर है? दारू पिलाए हुए अल्कोहल और पानी में घोले गए सॉरी, दारू पिलाए हुए आपका KOH और पानी में घोले हुए KOH के बीच में क्या अंतर है? कैसे ये रिएक्शन करते हैं? तो हम देखेंगे जो अल्कोहलिक KOH है, ये जो अल्कोहलिक KOH है, ये करेगा बीटा एलिमिनेशन, ऊपर भी लिखा है ना, तो ये करेगा बीटा एलिमिनेशन। क्या होता है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर मान लो लिखा होता KOH एक्वस, तो ये क्या काम करता? सर ये करता अल्फा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पढ़ा चुका हूँ, ये करता है अल्फा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है अल्फा सब्स्टिट्यूशन? इसके लिए तो वेट कीजिए, ज़रूर आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? तो दोनों के बीच का अंतर अभी हमने देखा है, इसको बस एक बार दिमाग में फिट कीजिए, आगे आने वाली क्लास में इसको भी पढ़ेंगे, ठीक? चलो घर के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, मान लो आपको देता हूँ CH3, CH2, Cl और आगे देता हूँ CH2 और यहाँ देता हूँ CH, ठीक है? इसका प्रोडक्ट जो है आप बनाएँगे। KOH, ठीक, अल्कोहलिक और इसका हम करेंगे बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है? इसका आंसर आप मुझे करेंगे। देखो, चलो मैं ही इसका आंसर कर देता हूँ, कांसेप्ट को बस समझने की कोशिश करना। देखो, ये ग्रुप है सर कार्बन क्लोरीन एज़ अ ग्रुप, इससे जो पहला कार्बन है ये अल्फा है, सर दूसरा वाला बीटा है। ये भी दूसरा है, तो सर ये भी बीटा कार्बन है। क्लियर? अब ज़रा आगे बात को समझना, सर ये बीटा है, इस पे भी हाइड्रोजन है, देखो 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा पे भी 2 हाइड्रोजन है। मतलब अगर ये QH यहाँ से हाइड्रोजन को उठाएगा, तो डबल बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा। अगर इस तरफ से हाइड्रोजन को उठाएगा, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इतना तो समझ में आया कि सर यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। मेबी डबल बॉन्ड ऐसे बन जाए, ऑब्वियस है जब ये वाले H और ये वाला Cl, देखो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से भी याद करो, ये हाइड्रोजन और ये Cl, एक H एक Cl यहाँ से हट गया और इनके बीच में बन गया डबल बॉन्ड। या फिर यहाँ से एक H बीटा वाले से ये वाला H और ये वाला Cl हट गया, तो सर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लास 12 में ऐसे ही पढ़ाया जाता था ना, काफ़ी सारी जगहों पे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया जाता था। तो उसी मेथड से भी इसको समझ सकते हैं। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो गया, हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप हट गया। अब काफ़ी बच्चों को मन मारा होगा सर ये Cl माइनस का क्या हुआ जो ऊपर वाली रिएक्शन करी? तो यहाँ K भी तो दिख रहा है, K और Cl को आपस में जोड़ देना, KCl साथ में इसका बाई प्रोडक्ट भी निकाल देना। ठीक है? साथ में इसका KCl भी एज़ अ प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि सर ये जो आपने बनाया है ये ब्यूट 1 ईन है, ये बनाया है ब्यूटीन है। एग्ज़ाम में आता है तो सर एग्ज़ाम में आता है तो दोनों अगर ऑप्शन में है, अलग-अलग ऑप्शन में है, तो आपको मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट तो आपने दोनों बना दिए, पर दोनों प्रोडक्ट में ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन-सा है? और स्टेबल प्रोडक्ट याद कीजिए एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए एक सिंपल सा कांसेप्ट बताया था कि डबल बॉन्ड का संकरण sp2 होता है, तो सर ये भी डबल बॉन्ड है, इसका भी sp2 होगा। याद कीजिए sp2 से जो पहला कार्बन होता है वह अल्फा कार्बन होता है। उस अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन है। याद है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक? और इसको हम एक और रूल से भी जानते हैं, सेट जेव रूल, सेट जेव रूल, ठीक है?
सेट-जेव रूल या फिर इसको हम जेट-सेव रूल भी कहते हैं, एक ही बात है भाई, जेट-सेव रूल, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जेट-सेव रूल या सेट-जेव रूल ये कहता है कि एल्कीन वो बनेगी, वो वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी, जो ऑब्वियस बात है जिस पे ज़्यादा जो है अनसैचुरेशन होगा, है ना? जिस पे ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा, मतलब डबल बॉन्ड की स्थिति ज़्यादा अच्छे से रेजोनेंस को बना रही होगी, वही डबल बॉन्ड स्टेबल होगा, वही सेट-जेव रूल है, जेट-सेव रूल है, ध्यान में रखना, एग्ज़ाम में कई बार तो डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है? इस तरह के वैसे क्वेश्चन जो है सेट-जेव रूल क्या है, जेट-सेव रूल क्या है, ये सब्जेक्टिव में बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो इनका एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन ध्यान में रखिएगा। सर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 होता है, उसके बगल वाले कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन होंगे, अल्फा कार्बन पे लगे हुए अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। याद कीजिए हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया था कि जितना अल्फा हाइड्रोजन अगर उसमें एक जोड़ दो, उतने ही उसके अनुनादीय ढांचे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो सर यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है और 1 ऐड कर दूँगा, तो सर यहाँ पे 3 अनुनादीय ढांचे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे बताना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर कितना होता है? अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 होता है। तो सर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, मतलब इसका संकरण sp2 है। सर ये डबल बॉन्ड है, इसका संकरण sp2 है। sp2 के बगल वाला कार्बन सर अल्फा कार्बन है। sp2 के बगल वाला कार्बन सर अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो सर 3 इधर लगे हैं, देखो इस अल्फा कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन, 3 इधर लगे हैं, ऐसे ये भी अल्फा है, तो इसके भी 3 है। 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन गए? 6 और 1 7। सर इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और पढ़ाया था ना, जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उतने ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस लगाएँगे और मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी कन्फ्यूजन कंप्लीट होंगी, दूर होंगी। अगर एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो केवल उसमें इतनी ही बात लिखी है, फिर क्लास 12th में ये पढ़ने को थोड़ा बहुत मिलेगा। हालाँकि आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा इसी चैप्टर में, ठीक है? कि जेट-सेव रूल या सेट-जेव रूल। बट पूरा कंक्लूजन मैंने आपको दे दिया है। बाकी क्वेश्चंस लगाइए जब भी आपके कांसेप्ट डेवलप होंगे, ठीक? चलिए, तो एल्कीन कौन सी स्टेबल होगी? हम क्या लगाएँगे इसमें? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन से जिसके अनुनादीय ढांचे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे और उसके लिए क्या फ़ॉर्मूला है? अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, जिस पे जितने ज़्यादा उतना ही ज़्यादा अनुनादीय ढांचे वहाँ पे देखने को मिलेंगे और जिसके जितने ज़्यादा अनुनादीय ढांचे होंगे, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होती है? स्टेबिलिटी। क्लियर है? तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है, हमारा काम ही है। ठीक है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। चलिए अल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हैं। तो अल्कोहल क्या है? CH3CH2OH है। क्लियर? चलो एसिडिक डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये भी क्या है सर? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन कैसे है? तो सर ये OH एक ग्रुप है, ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा है, दूसरा कार्बन बीटा है, ठीक है? बीटा कार्बन है तो इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन, चलो मैं इसे और अच्छे से बना के दिखाता हूँ, ठीक है? हमें ये तो पता चल गया CH3CH2OH है, हाँ जी सर बिल्कुल पता चल गया। अब मैं कर रहा हूँ इसको CH2 बना रहा हूँ और इसके एक H को ऐसे लटका रहा हूँ नीचे को, ठीक? अब ये सर आपने बताया अल्फा है, ये बीटा है। बीटा वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, मैकेनिज्म बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको करके इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैकेनिज्म बार-बार करने का कोई बेनिफिट नहीं है, कॉस्ट टू बेनिफिट नहीं है, ठीक है? बाकी हाइड्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, OH यहाँ से निकल जाएगा। सर यहाँ से आपने क्या निकाल दिया? सर H और OH H2O निकाल दिया। अब ये कार्बन-कार्बन के बीच में क्या बन गया? सर डबल बॉन्ड बन गया, हमारी प्यारी एल्कीन अपने बना के दिखा दी। और ये भी क्या हुआ? सर बीटा से हाइड्रोजन गया है, दैट मीन्स ये भी क्या हुआ है? ये भी बीटा एलिमिनेशन आपने कर दिया है। तो देखा बीटा एलिमिनेशन से 2-2 प्रोडक्ट हमने बनाए। ठीक है? डिहाइड्रेशन क्यों कह रहे हैं? निर्जलीकरण, क्योंकि पानी यहाँ से निकल रहा है, उसका निर्जलीकरण हो रहा है। ठीक है? अब फिर वही ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे देता हूँ। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 सांद्र आपका जो है सल्फ्यूरिक अम्ल आपको दे दिया है, ठीक? चलो बताओ उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सर इसमें भी सेम, भाई ये सर ग्रुप है, ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा, तो ये बीटा है, ये बीटा है। बीटा से हाइड्रोजन हटेगा, बीटा एलिमिनेशन। काफ़ी बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन आएगी, क्या अल्फा, क्या बीटा? सोच के देखो, अगर इस कांसेप्ट को एक बार सीख लोगे ना, तो इतनी कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, बीटा एलिमिनेशन तो एक रिएक्शन हो गई, उसका जो प्रोडक्ट बना वो अलग चीज़ है, कि भाई प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड, देखो प्रोडक्ट बनाना तो हमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करनी है, कि प्रोडक्ट ना ज़्यादा स्टेबल कौन-सा होगा, ठीक है? ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन-सा होगा? ब्यूट 1 इन होगा या ब्यूट 2 इन होगा? क्योंकि दोनों में ही डिहाइड्रेशन आपने करा दिया। अब प्रोडक्ट चेक करने के लिए मैं ये चेक कर रहा हूँ कि किस पे अल्फा कार्बन पे लगे हुए अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ 2 हैं और देखो यहाँ 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ फंडा ये लग रहा है कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करनी है, हमें वो प्रोडक्ट चूज़ करना है जो ज़्यादा स्टेबल है, क्लियर है? तो ऑब्वियस है आप देखो केमिकल बना रहे हो, कोई भी दवाई बना रहे हो, क्या चाहोगे? दवाई लंबे समय तक रहे ना, ज़्यादा स्टेबल रहे, तो वही चीज़ यहाँ क्लियर? 6 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ज़्यादा रेजोनेंस है, ज़्यादा स्टेबल, क्लियर?
तो जितने ऐसे क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे उतनी ही यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी दूर है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन और देता हूँ, आंसर मुझे जो है कमेंट में करिएगा, ठीक है? नीट भी कर देना से और यहाँ पे देता हूँ KOH अल्कोहल, ठीक है? दारू पिला के इसको देता हूँ। अब बताएँगे क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक? आगे बढ़े? चलिए, अब है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, जल्दी से इसको पढ़ाता हूँ, टॉपिक को फिर मैं फिनिश करता हूँ। विसिनल का मतलब क्या होता है? विसिनल का मतलब होता है अगल-बगल वाला कार्बन। तू मेरे अगल-बगल है, सेम वही, अगल-बगल वाला कार्बन। हैलाइड मतलब डाइहैलाइड मतलब 2 हैलोजन, डाई मतलब ऑब्वियस है 2, ठीक है? दोनों ही हैलोजन लगे हैं, ठीक है? चलो मैं इसकी जगह एक्सी लिख देता हूँ, ठीक है? अब दोनों ही एक्स की जगह पे क्या-क्या हो सकते हैं? या तो क्लोरीन हो सकता है या इन जनरल ब्रोमीन हो सकता है। आयोडीन एक्सट्रीम केस में होता है, ठीक है? फ्लोरीन भी एक्सट्रीम केस में होगा। जनरली आपको क्लोरीन और ब्रोमीन देखने को मिलते हैं, ठीक है? यदि आप इसकी रिएक्शन कराते हो जिंक से, ठीक है? जिंक मेटल से इसकी अभिक्रिया कराते हो, थोड़ी-सी वहाँ पे इसको हीट करते हो, ठीक है? हीट का साइन बना देता हूँ। तो जिंक ये 2 हैलोजन को साथ में लेके निकल जाएगा। ZnH2 बन जाएगा। जिंक हैलोजन को लेके चला गया, हाँ जी चला गया। अब ये कार्बन-कार्बन बचे, तो भाई इनकी वैलेंसी को कौन पूरा करेगा? डबल बॉन्ड करेगा, देखो है कि नहीं? हाँ जी सर, बहुत सरल है, बहुत सिंपल। अब सर आप कह रहे हो विसिनल, विसिनल का क्या मतलब है? सर विसिनल का मतलब होता है जब अगल-बगल वाले कार्बन पे हैलोजन होगा, विसिनल होगा। यदि यही हैलोजन सेम कार्बन पे आ जाए, यही एक्स, दोनों एक्स सेम कार्बन पे आ जाए, है ना? 2 एक्स है अगल-बगल पे विसिनल, सेम पे आ गया, तो सर इसको जेमिनल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट टू बी नोटेड, याद कर लेना, ठीक है? विसिनल अगल-बगल है, तू मेरे अगल-बगल है, विसिनल, ठीक है? और जेमिनल ऑब्वियस बात है जब दोनों एक ही आपके हैलोजन पे लगे, क्लियर? दोनों एक ही कार्बन पे लगे हैं हैलोजन, जेमिनल वो होगा, ठीक? अब बाकी तो भाई आपकी महिमा है, आप जैसे इसको करेंगे, जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके कांसेप्ट बनते हुए चलेंगे। बनाइए इनके प्रोडक्ट, आंसर जो है इनका मुझे बताइएगा, ठीक है? चलो यहाँ BR दे देता हूँ, यहाँ BR दे देता हूँ, ठीक है? इन्हीं के प्रोडक्ट ट्राई कीजिए, जितना ट्राई करेंगे, उतना ही कन्फ्यूजन दूर होता हुआ चलेगा, ठीक है? एक और दूँ? चलो, CH3 ये है CH, ये है BR, ठीक? और चलो क्या कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ CH, ये कर देता हूँ चलो BR, यहाँ एक कर देता हूँ CH2 और इस पे भी कर देता हूँ BR। चलो, इसका प्रोडक्ट बताना और केवल मैं आपको एक ही Zn दे रहा हूँ, 1 मोल, केवल एक ही मोल दे रहा हूँ। 1 मोल का मतलब एक ही जिंक है, तो एक जिंक है तो एक Br को ले जाएगा, चाहे तो इस वाले Br को, चाहे इस वाले Br को, है ना? कोई भी एक पेयर को ले जाएगा, अगल-बगल वाले, क्योंकि ये भी एक दूसरे के विसिनल, ये भी विसिनल। अब बताओ उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है? बहुत सरल है। देखना एल्कीन बना के देखना, देखो कौन-सी वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल बनेगी। यहाँ से करोगे तो यहाँ एल्कीन में डबल बॉन्ड, फिर CH2Br। ये वाला ले जाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ Br। अब फिर चेक करना कौन-सी एल्कीन स्टेबल है और एल्कीन की स्टेबिलिटी 2 बार बता चुका हूँ, है ना? अभी बता चुका हूँ और पहले भी बता चुका हूँ। अगली रिएक्शन है विटिक रिएक्शन। क्लास 12th वाले बच्चे इसको ना पढ़ना चाहें चल जाएगा। नहीं है भई, क्लास 12th में तो विटिक रिएक्शन का थोड़ा बहुत फंडा दिया है, बिल्कुल दिया है। ठीक, और बीएससी वाले बच्चों साफ-साफ दिया है, काफ़ी बार आपने पढ़ा है। विटिक रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है। सर ये कार्बोनिल ग्रुप क्या है? 1000 बार बता चुका हूँ। याद कीजिए वॉल्फ-किस्लर रिडक्शन, व याद कीजिए क्लीमेंसन रिडक्शन, पढ़ाया था कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन हम कराते हैं इलाइड से, फास्फोरस के इलाइड से। क्या होता है ये इलाइड? बिल्कुल याद कर लो आँख बंद करके। ये होता है इलाइड। क्लियर है? कार्बन की वैलेंसी कितनी कर दी? 5 कर दी, चलो एक कम कर देते हैं। ठीक है? 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, 4 ही बॉन्ड पूरे करने हैं। जिसे हम कहते हैं इलाइड। ठीक है? इलाइड क्या होता है? जहाँ पे ऐसा मतलब ग्रुप होगा कि फास्फोरस और उस पे लगा होगा कार्बन, और ऐसी कंडीशन पे कार्बन पे होगा माइनस चार्ज, फास्फोरस पे होगा प्लस चार्ज। इसको हम कहते हैं फास्फोरस इलाइड। क्या कहेंगे? फास्फोरस इलाइड। ध्यान में रखना, बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो जब भी ध्यान रखना ये डबल बॉन्ड है, बस ये क्या काम करेगा? ये डबल बॉन्ड इस कार्बन को दे जाएगा और ये PPS3 इस ऑक्सीजन को ले जाएगा। देखो बहुत सिंपल प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। क्या? कि सर PS3 डबल बॉन्ड, और मैं आपको बता देता हूँ, बीएससी के मेरे पुराने वीडियोस पड़े हैं जिसमें मैंने सेकंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है, विटिक रिएक्शन पढ़ाई है, जिनको मैकेनिज्म देखने हैं ना वहाँ से मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। ठीक है? तो देखो ये PPS3 क्या करेगा? बहुत सिंपल है, ये इस ऑक्सीजन को लेके बस चला जाएगा। ये ऑक्सीजन को लेके चला गया, ये बन गया। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड कहूँगा इसे। क्या कहूँगा? ट्राइफिनाइल, पीएच फिनाइल ग्रुप होता है, तो 3 बार है, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और ऑक्सीजन लग गया ना, तो उसका नाम ऑक्साइड बन जाएगा। लो नेम भी लिख दिया। अब ये कार्बन है, ठीक है? ये डबल बॉन्ड से जुड़ा था, तो ये कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है, ये आके यहाँ जुड़ जाएगा। क्लियर?
तो दैट मीन्स जब भी आपको कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करना हो एल्कीन में, तो हम क्या करते हैं? ब्यूटिक रिएक्शन करते हैं। किसकी प्रेजेंस में करते हैं? फास्फोरस इलाइड की प्रेजेंस में करते हैं, जनरली इलाइड के प्रेजेंस में करते हैं। अब बाकी तो कोई भी ग्रुप लगा-लगा के करते रहो, वो आपकी इच्छा है, प्रोडक्ट बनाते रहो। मेन कांसेप्ट था रिएक्शन समझाना, रिएक्शन समझ में आ गई, तो भई अब तो आप कुछ भी बना सकते हो। चलो उसको बनाना, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, चलो इसको भी बनाना, इनके नाम भी बताना और ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में नेमिंग बता चुका हूँ, इसलिए अब मैं नहीं बता रहा, खुद से करना। नहीं बताने का मतलब ये नहीं कि पढ़ाऊँगा ही, नहीं बताने का मतलब है कि खुद से ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिएगा, आंसर मैं अगली क्लास में आपका ज़रूर करूँगा। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़, कितनी प्रॉपर्टी है इसके पास, है ना? बट ये प्रॉपर्टी गुण वाला है, याद है? 2 तरीके की प्रॉपर्टी है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक है केमिकल प्रॉपर्टी। हमने एल्केन्स के लिए भी पढ़ा है, अब एल्कीन्स के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले सेम कहानी है, अगर कार्बन नंबर 1 से 4 है, तो ये ज़्यादातर गैसेस होती हैं, वहाँ भी सेम कांसेप्ट पढ़ा था एल्केन्स में, यहाँ भी सेम कांसेप्ट है एल्कीन। फिर कार्बन नंबर 5 से 17 ये सभी क्या होते हैं सर? ये सभी लिक्विड होते हैं, सेम कांसेप्ट वही वाला, है ना? और कार्बन 18 या उससे हायर वाले हैं, मतलब जितना वजन बढ़ता रहेगा, उतने वो सॉलिड होते जाएँगे। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सरल सा फंडा है। इसके बाद चाहे एल्केन हो, अच्छा ये बात मैं कॉमन लिख देता हूँ, एल्केन हो, एल्कीन हो, दोनों ही वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? मैं रीज़न दे चुका हूँ। वाटर कैसा होता है सर? पोलर होता है, ध्रुवीय होता है। ये कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। ठीक है? और इसपे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी 2020 में कि भैया पानी में सारी चीज़ें घुल जाती हैं, क्यों? क्योंकि वो पोलर है ना? बहुत सिंपल सा कांसेप्ट वहाँ पूछा है। क्योंकि हमने एक कांसेप्ट पढ़ा है क्या? लाइक डिसॉल्व लाइक, समान में समान चीज़ें डिसॉल्व होंगी। मतलब पानी अगर पोलर है, तो वो चाहेगा उसमें वही डिसॉल्व हो जो पोलर है। ध्रुवीय ध्रुवीय में डिसॉल्व होगा और अध्रुवीय हमेशा अध्रुवीय में ही डिसॉल्व होगा। समझ में आया? बहुत सिंपल कांसेप्ट है, हाँ जी आया। तो पानी के लिए हमेशा पोलर चाहिए, पानी को नमक चाहिए, नमक पोलर है इसलिए, नमक इसलिए पानी में घुल जाता है। क्लियर? इनको घोलना है, तो इनको घोलने के लिए हमें बेंजीन चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि सर बेंजीन भी नॉन पोलर है। ठीक है? साइक्लोहेक्सेन चाहिए होगा। साइक्लोहेक्सेन मतलब जितने भी नॉन पोलर हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, वो हमें चाहिए होंगे। क्योंकि ज़्यादातर मैं मोस्ट प्रोबेबली कहूँ 89% ऐसा मान के चल सकते हैं या 90% मान के चल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर ही होते हैं। क्लियर? तो इनको क्या चाहिए? नॉन पोलर चाहिए। आपस में घुल सकती हैं, पर पानी के साथ नहीं घुलेंगी। ठीक है? चलिए, ये सिंपल से कांसेप्ट है, जो बहुत सरल सी बात है, समझ में भी आ रही होंगे। इसके अलावा बाकी ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि भाई एल्कीन के लिए भी सेम कहानी है कि जितनी चेन सिंपल ब्रांच होगी, मतलब सिंपल चेन होगी, तो भाई चेन वाले का ब्रांच वाले से, जैसे 5 कार्बन है, इसकी मैं ब्रांच निकाल दूँ, शाखा निकाल दूँ, डबल बॉन्ड बना लो, आपकी इच्छा है डबल बॉन्ड बना लो, ठीक है? तो जो चेन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका क्वथनांक जो है सिंपल चेन वाले का ज़्यादा होगा, रीज़न दे चुका हूँ। क्यों? क्योंकि वैन डर वाल फ़ोर्स बढ़ता है, जैसे-जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है और वैन डर वाल फ़ोर्स बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बीपी भी बढ़ेगा, उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। बहुत सिंपल है, बहुत सरल सा फंडा है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एल्केन वाली सेम प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करते हैं। क्लियर? आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, ठीक? और बाकी मैं बता चुका हूँ, क्लासेस पसंद आती हैं, तो आप हमारे कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। कोर्स क्या बोलूँगा, टेस्ट सीरीज़ बोल सकते हैं। देखो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री मिल ही रहा है, बट हाँ, उसमें बहुत बेनिफिट और भी मिलेंगे भाई। उसमें आपको बात मैं बोलूँ तो एक तो लाइव डाउट्स मिलते हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, जितने भी नोट्स हैं ये आपको मिल जाएँगे, ठीक है? पीडीएफ फॉर्म में और वो वहीं मिल जाते हैं ऐप में ही। ठीक है? तो ₹99 में और जो जॉइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है? उसमें टेलीग्राम का लिंक भी है, टीचमेंट का भी है जिस पे क्लास चल रही है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है? वहाँ पे एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं बोल चुका हूँ लैब असिस्टेंट, फोरेंसिक साइंस ₹99 में, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़, लाइव क्लास, डाउट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, उनके सॉल्यूशन सब कुछ दिए जाएँगे, ठीक? और लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन मैंने बताया था सिलेबस बिल्कुल अलग है, वीडियो एक बना चुका हूँ, ठीक है? कि भाई क्या-क्या अंतर है, वो आपको बीच-बीच में वो जो ऊपर होता है आपको क्या कहते हैं आई बटन, उसपे दिख भी जाएगा, वीडियो का एक बार स्क्रॉल होता हुआ, ठीक है? उसमें मैंने कंपैरिज़नल वीडियो बनाया है, सिलेबस बिल्कुल अलग है, तो 299 का इसका बैच है, इसमें आप देख रहे हैं जीएस 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री 200 मार्क्स का बिल्कुल ही अलग है, ठीक? और इसके अलावा मैंने बताया था जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर आप कराते हैं, एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र जिसका एग्ज़ाम नवंबर में है, तो भाई जल्दी से 1 के वाला आप अपना वादा पूरा कीजिए, मैं अपना करूँगा। एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के लिए पूरा फ्री केमिस्ट्री का जो 25 मार्क्स का पोर्शन है, वो प्रिपेयर कराऊँगा और इसके अलावा जो एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र में 25 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड, है ना? जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़, ये सब मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, फ्री वीडियोज़ पड़ी हैं।
जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन देखो हर एग्ज़ाम में है वो उसका वीडियो दिया हुआ है। मैंने बोला था उसमें अगर 200 लाइक हो जाएँगे, तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लेके आऊँगा हर कुछ हफ्तों में या हर हफ्ते में जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लेके आऊँगा 100 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको इस बहाने उसमें कंप्लीट करा दूँगा। बट कुछ टीएनसी आपकी हैं, तो मेरी भी हैं, ठीक है? ये टीएनसी पूरी कीजिए, तो मैं भी करूँगा। ऑब्वियस है मतलब देखो सारी बात टाइम की है। टाइम सभी के पास अपना लिमिटेड है, ठीक? बट लगता है कि हाँ भाई, बच्चे इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना और इनके लिए मेहनत की जाए। तो इसलिए 200 लाइक का एक सिंपल सा टारगेट रखा है। वीडियोज़ पे व्यूज़ तो 800 से ज़्यादा आ गए बट लाइक 200 भी नहीं हुए। दैट मीन्स वही है, कुछों को पसंद आते हैं और कुछ बच्चों की आदत होती है वो नहीं करते हैं लाइक, ठीक है उनकी इच्छा है। बट हाँ, चाहते हैं आगे लेके आऊँ, कंटिन्यू करूँ, 200 लाइक का टारगेट दिया है। 200 लाइक आ जाएँगे उसपे, ये सीरीज़ शुरू हो जाएगी 1 के आते ही। देखो टाइम कम है, जल्दी से इसको भी पूरा कराइए, मैं अपना वादा पूरा करूँगा 1 के होते ही। एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के लिए जो केमिस्ट्री का 25 मार्क्स का पोर्शन है, वो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल कराऊँगा, ठीक है? तो क्लासेस आप देख ही रहे हैं, एन्जॉय कर ही रहे हैं। पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी अगर डाउट वगैरह बनता है तो आप वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी लाइव क्लासेस में तो आपकी क्लास के बाद ही आपके डाउट्स लिए जाएँगे, ठीक? इतनी क्लास रखता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।